नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी जोन पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो तय है कि आप एनडीए एयरफोर्स नेवी में से किसी एक परीक्षा की तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी, ये क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की हमारी इस क्लास में हम हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या को पूरा करने वाले हैं। इस पूरे एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा। तो अगर बीच में से स्किप किया या फिर आधे अधूरे वीडियो को देखा तो मैं नहीं कह सकता कि आपका ये वीडियो या ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। अगर आपको इसमें डाउट है, और आपको बता दूं कि यदि आप एनडीए की एग्जाम देने वाले हैं, जी हाँ, अगर आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस चैप्टर से 5+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 5+ क्वेश्चन का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो बजट होता है वो 5+ क्वेश्चन का होता है एनडीए के अंदर। अगर आप एयरफोर्स या नेवी की एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से हमेशा कम से कम 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है और अधिकतम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बीच में से स्किप ना करें, साथ साथ पूरे वीडियो को देखें, साथ अपने नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो दोस्तों हमारी घड़ी में 12 बज चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको हमारी पिछली क्लास जो रोजाना 10 बजे होती है उस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आज हम 12 बजे हमारी इस क्लास में हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 5 छोटी छोटी क्लासों में 40-40 मिनट की 5 क्लासों में क्लियर कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक पूरी क्लास होना भी ज़रूरी है जिससे आपका रिवीजन हो जाए और जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है उन बच्चों का ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, साथ अपने नोट्स बनाते रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बस हम अपने चैप्टर को अब शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो पूरे वीडियो को देखिए, साथ साथ मेरे साथ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो हमारी जो मुद्दा आता है, जो पहला जो पॉइंट आता है कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि हमने जब द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं हमारे, द्विघात समीकरण और लॉगरिथम। तो मैंने द्विघात समीकरण में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। अगर किसी इस टाइप की कोई समीकरण हो तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो वैसे ही आपको बता दूं कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर, पूर्णांक नंबर, अपूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन नंबर्स में एक नंबर होता है काल्पनिक नंबर। क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक नंबर, जो इमेजिनरी जो नंबर हमारे होते हैं, इन नंबर्स का हम जो इनकी जो स्टडी होते हैं, इनको हमने एक चैप्टर में इनको सजो दिया, एक चैप्टर इनका बना दिया अलग से, और इस चैप्टर का हमने नाम दे दिया दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हमारे जो इमेजिनरी नंबर हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो अगर आपको मैं बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है z = x + i। इस प्रकार की अगर कोई समीकरण होती है तो इस समीकरण को हम, या इस प्रकार का कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। z = x + i कोई सम्मिश्र संख्या है तो यहाँ पर x और y क्या होंगे दोस्तों हमारे, ये होंगे वास्तविक संख्याएं, ये होंगी हमारी वास्तविक संख्याएं दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि z = x + i कोई सम्मिश्र संख्या है तो x और y हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। इसी के अंदर आपको बताऊं मैं कि अगर आपसे पूछे कि रियल पार्ट ऑफ z, इस सम्मिश्र संख्या z = x + i में इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये हमारा होगा y। और यहाँ पर हमारा जो आयोटा है वो आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, आयोटा का मान √-1 होता है, उसके बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको। सो आयोटा के जो साथ वाला जो पार्ट है, देखिए ये हमारा वास्तविक भाग है, ये हमारा काल्पनिक भाग है, इसमें ये हमारा काल्पनिक मान होगा। ठीक है दोस्तों, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस छोटे से इस चीज़ को आप अपनी नोटबुक में, अपने पेन पेपर को साथ रखें, उसमें इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक की। देखिए अभी हमने सम्मिश्र संख्या की बात कर चुके हैं, साथ अपने पेन पेपर को रखिएगा ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारी जो हेडिंग है वो है दोस्तों आयोटा की पावर, आयोटा के मान हेडिंग डाल दीजिए सभी अपने पेपर में। तो आयोटा के मान की अगर हम बात करें कि आयोटा की क्या मान होता है, आयोटा की पावर्स के क्या मान होते हैं, आयोटा की घातों के क्या मान होते हैं, तो आयोटा के मान या फिर आयोटा की घातों के मान आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आयोटा का क्या मान होता है, तो आयोटा का मान जो होता है हमारे पास वो है √-1। जी हाँ, आयोटा का मान कितना होता है, √-1 होता है। अगर आपसे यहाँ से पूछे कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा तो कितना बताएंगे आप, √-1 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आता है -1। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछे आयोटा क्यूब का मान कितना होगा तो ये हमारे पास होगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मान हमारा होगा 1 दोस्तों, और ऐसे ही 1 आयोटा का मान होगा हमारे पास माइनस आयोटा। देखिए मैंने आपके पास 5 वैल्यूज आपके सामने लिखी है। पहली है हमारी आयोटा, आयोटा का मान होता है √-1, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, √-1। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ये कैसे आया, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आयोटा इंटू आयोटा की अगर हम बात करें तो √-1 गुणा √-1 बराबर -1 हमारा हो जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। साथ में अगर आयोटा क्यूब की बात करें कि आयोटा की 3 पावर का हमारा कितना मान होता है, माइनस आयोटा। ये कैसे आया अगर ये जाने तो ये होगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिखा हमने, -1। ये कैसे आया ये मैंने बता दिया। तो आयोटा स्क्वायर का मान हमने लिखा यहाँ पर -1 गुणा आयोटा, तो इसका मान आ जाता है हमारे पास माइनस आयोटा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आयोटा की पावर 4 का अगर आपसे पूछे तो 1 मान होगा इसका, और इसका निकाल लेंगे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -1, सो ये हो जाएगा +1। ठीक है दोस्तों, ये चारों वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी। पांचवी जो वैल्यू है हमारी 1 आयोटा का मान कितना होता है, तो ये मान होता है हमारा माइनस आयोटा। कैसे होता है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड पर फोकस रखें आप। तो देखिए हमारा इसका एक्सप्लेनेशन होगा 1 आयोटा जो है इसको हमने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम किसी संख्या को ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा भी कर दे और उसका भाग दे दे तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया ऊपर आयोटा और नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो दोस्तों आयोटा की जो मान होते हैं, आयोटा की घातों के जो मान होते हैं, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना होती है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि एक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आयोटा की पावर -125 का मान आपसे पूछे कि आयोटा की पावर -125 का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे हम लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 125। ठीक है दोस्तों, माइनस है तो हमने इसे सही फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए आयोटा की पावर 125 है हमारे पास, हम इसे कुछ आसान बना सकते हैं, इजी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयोटा की पावर 4 का मान कितना है, 1 होता है, पॉजिटिव 1 होता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इसे आयोटा की पावर 125 है, इसे हम 4 के गुणनखंड में तोड़ दें। ठीक है, तो उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। जब हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आयोटा की पावर 124 इंटू आयोटा, और 124 क्या है, 4 का गुणा में आता है, ये शायद 12 इंटू ऐसे कुछ होगा ये। तो यहाँ पर इसको हम 4 का इसमें पूरा भाग जाएगा, तो इसका जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, आयोटा। तो यहाँ से लास्ट फाइनल हमारा निकल कर आता है 1 आयोटा, और 1 आयोटा का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है माइनस आयोटा। तो इस प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एयरफोर्स नेवी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एनडीए में भी कुछ और अलग से टर्म इसमें ऐड करके बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं।
सो इस टॉपिक को आप नोट करें, यहाँ पर आपकी नोटबुक में अपने जो पेन पेपर है उस पर इसे नोट करें अच्छे से, या फिर वीडियो को यहाँ पर रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वीडियो को सबसे बेहतर होगा कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लें और एक बार इस वीडियो को पूरे को देखें, जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए, और दोबारा इस वीडियो को प्ले करके फिर आप इसके साथ नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपका हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। आपके जो इंडियन एयरफोर्स नेवी का जो आपने सपना देखा है, जो डिफेंस में जाने का जो सपना देखा है, वो सपना यूं ही पूरा नहीं होने वाला। उस सपने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत, इतनी मेहनत हमें चाहिए कि हम दूसरों से आगे निकल सके। देखिए, हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ाना सुबह 10 बजे रोज़ाना मैथ की क्लास लगाते हैं, मंडे टू सैटरडे। उस क्लास में हम 3-4 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी हम मैथमेटिक्स ऐसी बना देंगे कि आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स में तो कंफर्म हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट की भी हम बहुत जल्द यहाँ पर क्लास शुरू करने वाले हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आप इसे जल्दी से नोट करें, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे आसानी से नोट कर सकें। तो चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स की दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर देते रहें। देखिए, अभी हमने क्या बात की दोस्तों, सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की कि समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की आयोटा की घातों का मान या आयोटा का मान। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाना चाहूँगा, तो इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। और आपको बता दूँ कि इस पॉइंट से एनडीए में सेम टू सेम एक क्वेश्चन आ चुका है, एक बार बता दें। ये पॉइंट हमारा क्या है, इस पॉइंट में आपको लिखना है कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है। जी हाँ, आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का योग, 4 पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है। 4 पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है। योग 0 होता है। कैसे होता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आपको वो यहाँ पर दे देगा कि आयोटा की पावर, पहले मैं बता देता हूँ, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 बराबर 0 होता है। अब मान लीजिए उसने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया। कैसे दे दिया? उसने क्वेश्चन आपको दिया कि यहाँ पर आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आयोटा की पावर 1003 दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 3 4 आयोटा की हमारी लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का योग कितना होता है? 0 होता है। अगर आपको ये वाली टर्म या फिर ये कंडीशन अगर याद है तो आप इसका आंसर सीधा निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप इसका आंसर सीधा लिख देंगे, कितना? 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है दोस्तों। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है, लेकिन वो हमें आगे काम आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक का हमारा नाम है दोस्तों सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। जी हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म कैसे ज्ञात करते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। जी हाँ, क्रमित युग्म। तो चलिए बात करते हैं कि हम सम्मिश्र संख्याओं का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्रमित युग्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या दे दी जाए और इसका क्रमित युग्म पूछे, तो z बराबर x प्लस आयोटा y सम्मिश्र संख्या के लिए इसका क्रमित युग्म क्या होगा? x, y। एक कोऑर्डिनेट की तरह आपको लिखना है, तो ये होगा इसका क्रमित युग्म। जी हाँ, ये होगा इसका क्रमित युग्म। बिल्कुल आसान है दोस्तों। कैसे? z बराबर x प्लस आयोटा y अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका क्रमित युग्म x, y होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस √3 आयोटा का क्रमित युग्म क्या होगा, ऐसे ही आपसे पूछूं कि आयोटा का क्रमित युग्म क्या होगा, -5 का क्रमित युग्म क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका क्रमित युग्म क्या बताएंगे? इसका क्रमित युग्म होगा 1 √3।
इसका क्रमिक युग्म होगा हमारा 0 1, इसका हमारा होगा -5 0, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं दोस्तों, केवल x और y की वैल्यू यहाँ पर लेनी है हमें, और कुछ भी नहीं लेना है। रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमें यहाँ पर लेना है। तो इसका हो गया 1/√3, इसका हम अगर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 0 + 1 आयोटा। सो 0 1 हो गया, ये -5 + 0 आयोटा हो जाएगा, सो -5 और 0 हो गया। तो इस पार्ट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, उसकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले, वीडियो को यहाँ पर रोक कर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हमारे 3-4 टॉपिक हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारे 4 टॉपिक हैं और वो चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको शुरुआत के 2 टॉपिक समझ में आ गए तो अगले 2 टॉपिक बहुत आसान होंगे, और उनका जो अधिकतर जो हम उनको समझना है वो उनके जो डेफिनेशन, उनके जो वर्ड है उन्हीं से समझ में आ जाएगा। तो इन पर फोकस कीजिएगा। हमारा जो पहला जो वर्ड है, पहला जो है पॉइंट, वो पॉइंट है हमारा दोस्तों योज्य तत्समक। जी हाँ, योज्य तत्समक हमारा पहला है। दूसरा है हमारा योज्य प्रतिलोम। मैं आपको बिल्कुल आसान इस तरीके से इन्हें समझा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर ये वर्ड आपको कभी भी मिले तो आप इन्हें भूलेंगे नहीं, और कभी भी इन संबंधित कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो योज्य प्रतिलोम हमारा दूसरा पॉइंट है, योज्य प्रतिलोम। तीसरा हमारा पॉइंट है गुणन तत्समक। तीसरा हमारा पॉइंट है गुणन तत्समक। और जो 4 नंबर हमारा पॉइंट है वो है गुणन प्रतिलोम। जी हाँ, गुणन प्रतिलोम हमारा 4 नंबर इसका पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की। देखिए, योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, ये मिलते जुलते हैं। मैंने आपको बताया कि 4 टर्म हैं और चारों एक दूसरे पे मतलब मिलती जुलती हैं बिल्कुल। अब कैसे इन्हें हम समझ सकते हैं, पहले आप इन शब्दों को पकड़िए। क्या करेंगे, जो शब्द हमें दिए गए हैं, जो वर्ड है, इनका मीन, इनका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, योज्य का अर्थ क्या होता है, योज्य का अर्थ होता है ऐड करना, इसका अर्थ होता है जोड़ना। योज्य जो होता है इसका अर्थ होता है जोड़ना, और गुणन का अर्थ होता है गुणा करना। इतना तो आसान है, आप समझ जाएंगे। अब तत्समक वर्ड का क्या मीन निकलता है वो आपको बता दूं। मान लीजिए आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे दी जाए, हमने लिया कि सम्मिश्र संख्या z = x + i होती है, या है हमारे पास। मान लिया कि z = x + i कोई सम्मिश्र संख्या है, तो हमें योज्य तत्समक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, योज्य तत्समक क्या होता है वो आपको मैं बता दूं और आप आसानी से इसे याद भी कर पाएंगे। देखिए, एक ऐसी संख्या या एक ऐसा नंबर जिसे किसी सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर, आप क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन, एक ऐसी संख्या या एक ऐसा नंबर जिसे किसी सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर उस सम्मिश्र संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं। जी हाँ, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो संख्या हम इस z में ऐड करें तो उस z में कोई परिवर्तन ना हो, चाहे पहले जोड़े या फिर बाद में जोड़े। तो ऐसी कौन सी संख्या है, हमारे जितने भी नंबर हैं हमारे पास उपलब्ध, उन सभी नंबर्स में केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर हाँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या नंबर है आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि वो क्या होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 + z + 0 = 0। तो हमारा वो नंबर क्या होगा दोस्तों, वो नंबर होगा 0। तो आपसे पूछे कि योज्य तत्समक क्या होगा, तो योज्य तत्समक 0 होता है सभी सम्मिश्र संख्याओं का। हमने z = x + i माना है, ये हमारा मेन जो फंक्शन हमने माना है, इसका फॉर्मेट लिया वही है हमारा, ठीक है। तो देखिए 0 + z, आप 0 पहले जोड़े या फिर z + 0 या 0 बाद में जोड़े, हमें क्या मिलकर आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिलेगा z। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया। तो हमारा योज्य तत्समक का मान कितना होगा, योज्य तत्समक का मान हमारा होगा 0। बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम में देखिए, योज्य का मतलब हमें योग करना है, उसे जोड़ना है। प्रतिलोम का आप सोचेंगे कि क्या जोड़ना है, क्या उल्टा जोड़ना है या उसका माइनस करके कैसे क्या जोड़ना, लेकिन उसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके हमारी जो डेफिनेशन इस प्रकार से होगी कि किसी सम्मिश्र संख्या में एक ऐसी संख्या हम जोड़े, एक ऐसा नंबर हम जोड़े जो जोड़ने के बाद हमें योज्य तत्समक मिल जाए। बस
इतना ध्यान रखिएगा कि योज्य तत्समक हमारा क्या होता है, शून्य होता है, फिक्स होता है। तो हमें एक ऐसी संख्या इसके अंदर जोड़नी है जो जोड़ने के बाद हमें योज्य तत्समक मिल जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा कि z एक सम्मिश्र संख्या है हमारी। इस सम्मिश्र संख्या में हमने एक संख्या कोई x जोड़ दी, माना कि हमने x एक संख्या जोड़ी है और वो जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमारा योज्य तत्समक शून्य प्राप्त हो रहा है, हमें यही निकालना है। तो ये हमें मिल गया। तो अब x का मान यहाँ से क्या आएगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा -z। तो अब हम बात करें कि हमारे योज्य प्रतिलोम का मान क्या होगा, तो ये होगा -z। जी हाँ, सभी सम्मिश्र संख्याओं के लिए x का मान क्या होगा, सम्मिश्र योज्य प्रतिलोम का मान क्या होगा, -z होगा। चलिए बात करते हैं तीसरे की, गुणन तत्समक। तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं कि एक ऐसी संख्या से आपको सम्मिश्र संख्या को गुणा करना है जिसके गुणा करने पर हमें वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए बस। तो ऐसा कौन सी संख्या है, तो ये होगी 1 गुणा z बराबर z गुणा 1 बराबर z। हमारे यहाँ पर गुणन तत्समक का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 हमारा गुणन तत्समक हो जाएगा। और ऐसे ही गुणन प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे कि हमें सम्मिश्र संख्या में एक ऐसी संख्या गुणा करनी है जो गुणा करने के बाद हमें गुणन तत्समक मिल जाए। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/z। तो हमारा गुणन प्रतिलोम कितना हो गया, 1/z। अब इन्हें वापस एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला है योज्य तत्समक। एक ऐसी संख्या हमें जोड़नी है जिससे उस सम्मिश्र संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या होगी वो संख्या, शून्य होगी। तो योज्य तत्समक क्या हुआ हमारा, शून्य हो गया। ऐसे ही योज्य प्रतिलोम की बात करें तो हमें एक ऐसी संख्या उसमें जोड़नी है जिससे हमें योज्य तत्समक मिल जाए। तो वो संख्या क्या होगी, -z होगी। तो z सम्मिश्र संख्या के लिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -z। ठीक है दोस्तों, गुणन तत्समक बिल्कुल सेम। एक ऐसे नंबर से हमें गुणा करना है जिससे गुणा करने के बाद हमें वही सम्मिश्र संख्या मिल जाए। तो क्या होगा उसका मान, उस संख्या का मान 1 होगा। तो सभी सम्मिश्र संख्याओं के लिए गुणन तत्समक का मान 1 होता है। और गुणन प्रतिलोम x बराबर 1/z। तो z सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन प्रतिलोम 1/z होता है। ये चारों जो हमारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हैं या फिर इन्हें याद भी रख सकते हैं। अगर समझ पाते हैं तो समझ जाइए, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, या फिर इन्हें आप रट लीजिए। जैसा आपको बेटर लगे, अपने लिए बेहतर लगे, वो आप कर लीजिएगा। लेकिन इन्हें आपको याद रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही आपको बता दूं कि नीचे लाइव चैट भी चलती है। जब हमारी क्लास ही चलती है तब उस टाइम पे लाइव चैट चलती है। तो आप मेरे साथ लाइव कमेंट या लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं तो वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें अपनी क्लासों में क्या सुधार करना चाहिए, क्या आपके लिए और बेहतर हम कर सकते हैं। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट तो कर लिया होगा, या फिर सबसे बेहतर मैंने आपको ऑप्शन बताया है अभी कि आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपकी इंटरनेट बच जाएगी। एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस वीडियो को मन में आए उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम होगा हमारा सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, या फिर इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं, हिंदी में संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जी हाँ, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संख्या इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट या उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आ चुका है। तो आसान कैसे है और क्वेश्चन कैसे बनता है, दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फोकस रखिए बिल्कुल बोर्ड पर। आपके आसपास अगर कोई नॉइज है तो उसे हटा दीजिए। आपके सपनों के लिए सभी काम छोटे हैं भाई, क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत
मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए है। तो मेहनत करते रहिए, साथ साथ आपका सपना आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। तो चलिए संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, ये हमारी सम्मिश्र संख्या है। और इस सम्मिश्र संख्या की जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी उसे हम दर्शाएंगे z बार से। जी हाँ, z बराबर x प्लस आयोटा y सम्मिश्र संख्या है और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम z बार से दर्शाएंगे। z पर एक डंडा खींचेंगे, उसे बार बोलते हैं, तो z बार से इसे हम दर्शाएंगे और इसका मान हमारा होगा x माइनस आयोटा y। क्या होगा? x माइनस आयोटा y इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। हाँ बिल्कुल, z बराबर x प्लस आयोटा y सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कॉन्जुगेट होगी हमारी x माइनस आयोटा y। करना क्या है आपको, यहाँ पर केवल आपको जो आयोटा वाला जो भाग है उसका चिन्ह परिवर्तन करना है, उसका निशान बदल देना है, तो यहाँ पर आपको संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन किस हिसाब से यहाँ पर बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, तो वो अलग बताऊंगा अभी। लेकिन पहले इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है वो बता देता हूं। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन उसने दे दिया कि z बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा कोई सम्मिश्र संख्या है, तो उसका आपको कॉन्जुगेट या z बार ज्ञात करना है। तो इसका z बार क्या होगा? 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन मान लो इस तरीके से उसने क्वेश्चन ना देकर उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि z बराबर 1/1 माइनस आयोटा है, तो आप यहां पर z बार ज्ञात कीजिए, z बार ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोगों को जो मेरी तरह जो मंद बुद्धि प्राणी हैं वो लोग जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, देखिए 1/1 माइनस आयोटा, तो क्या करेंगे 1/1 प्लस आयोटा सीधा ठोक देंगे। लेकिन जल्दी में हमेशा गलती होती है, पहले दिमाग को शांत रखें और आराम से सोचें और आराम से करें। सबसे पहले देखिए क्या ये सम्मिश्र संख्या एक ओरिजिनल फॉर्मेट में है। ओरिजिनल फॉर्मेट का मतलब है हमारे इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम सीधा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसे इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, z बराबर 1/1 माइनस आयोटा, ये हमारी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 1 प्लस आयोटा ऊपर नीचे इस पार्ट से हम इसे गुणा कर देंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका सूत्र क्या होता है। अगर आपके पास सूत्र लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो अभी जाए हमारे चैनल पर, अभी नहीं मतलब वीडियो को देखने के बाद जाना चैनल पर और वहां पर एनडीए मैथमेटिक्स फॉर इंडियन एयरफोर्स नेवी की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारा पहला वीडियो है बेसिक फॉर्मूलाज का, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने सभी फॉर्मूले आपको बताए हैं और वहां पर जाकर फॉर्मूलों को नोट कीजिए और उन्हें याद कर लीजिएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, याद होगा आपको। आयोटा का मान याद कीजिए जरा, आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1, और -1 इंटू माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +1 और ये नीचे हो गया 2। तो अब हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा बटा 2। और मैं इसे और आराम और मतलब खोल के लिखूं तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो अब ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका है। क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2 आयोटा हमारा ये इस ओरिजिनल फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, तो ये हो जाएगी z बार बराबर 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये हमारी इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई मेहनत नहीं होगी और इस प्रकार का क्वेश्चन वो कभी पूछे भी नहींगा, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो कोई एरी गरी एग्जाम नहीं है, वो डिफेंस के एग्जाम है। वहां पर उस एग्जाम को बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम का होता है। तो वही है कि आप इस पर फोकस कीजिए और इसे एक बार ऐसे कि ऐसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे आपको नोट करने में आसान हो। और बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें तो सबसे बढ़िया होगा। तो चलिए आपने इसे अब नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो इसकी प्रॉपर्टीज है कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के जो गुणधर्म है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो मैं इसे आपके सामने से मिटा देता हूं और हेडिंग आप डाल देंगे कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ
कॉन्जुगेट, तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुण धर्म आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की, उससे पहले आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। z बराबर क्या लिया है, x प्लस आयोटा y हमने लिया है, और z बार क्या है, हमारी जो कॉन्जुगेट है उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, ये होगी x माइनस आयोटा y होगी, ठीक है दोस्तों। z1 z2 भी हम यूज करेंगे तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे, तो ध्यान रखिएगा। पहली जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो हमारा होगा कि अगर आपको z बार दे दे, z बार हमारी एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, अगर आपसे वो बोले कि इस संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करो, या फिर आपसे सीधी प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है कि z बार पर हम बार लगा दे तो क्या होगा, तो z बार पर अगर हम बार लगा दें तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, z। दोस्तों बहुत ही आसान है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। कैसे बनेगा, वो आपको z बार दे देगा, ठीक है, कि ये एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है तो इसकी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करो। जी हाँ, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से इसकी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, z बार हमारे पास है तो z बार पर बार लगा दीजिए, जिससे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो आप इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे तो सम्मिश्र संख्या आ जाएगी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी z प्लस z बार क्या होगा, अगर आप सम्मिश्र संख्या में संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को जोड़ दें, ऐड कर दे, तो उससे क्या निकल के आएगा, तो उससे होगा हमारा 2 रियल पार्ट ऑफ z हमें प्राप्त होगा, जो उसका वास्तविक भाग है उसका 2 मल्टीप्लाई हमें प्राप्त होगा यहाँ से। जो हमारी तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है z माइनस z बार, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो उसका काल्पनिक भाग है उस काल्पनिक भाग का हमें 2 मल्टीप्लाई यहाँ से प्राप्त होगा। 4 नंबर जो है वो है z1 प्लस z2 का टोटल बार, तो इसे हम लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार। 5वीं जो है ये नीचे की सभी आसान है, z1 माइनस z2 बार टोटल बार बराबर z1 बार माइनस z2 बार, बहुत आसान है। बाकी की यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 प्रॉपर्टी और है, ये है z1 इंटू z2 का टोटल बार, तो ये होगा z1 बार इंटू z2 बार। नेक्स्ट है z1 अपॉन z2 का टोटल बार, तो ये हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने अलग अलग यहाँ पर क्या किया, देखिए आपको शुरुआत की 3 प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा फोकस करना है कि z बार पर अगर हम बार लगा दे तो z होगा। दूसरी है z प्लस z बार 2 रियल पार्ट ऑफ z होता है, z माइनस z बार 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। नीचे की जो है z1 प्लस z2 का टोटल बार होता है z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का टोटल बार होता है z1 माइनस z2 बार, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही z1 इंटू z2 का टोटल बार होता है z1 बार इंटू z2 बार। मतलब हमें क्या करना है, बस बार को हिस्सों में बांट देना है, जितने उसमें हमारे फंक्शन है उन हिस्सों में हम तोड़ देंगे, सबको बार को बांट देंगे, अलग अलग दे देंगे। इनके अलावा हमारी एक प्रॉपर्टी और है इसी के अंदर, 8वीं जो प्रॉपर्टी है लास्ट, देखिए 1 2 3 4 5 हो गई, ये हमारी होगी 6 नंबर और ये होगी 7 नंबर। एक 8वीं प्रॉपर्टी और है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा स्पेशल या स्टार लगाकर। ये प्रॉपर्टी हमारी होगी दोस्तों z इंटू जेड बार। जी हाँ, z इंटू अगर z बार आपसे वो पूछे कि सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणा क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा मोड ऑफ z का स्क्वायर। जी हाँ, इसके मापांक का स्क्वायर आप कह सकते हैं या मोड ऑफ z का स्क्वायर आप कह दीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैंने आप सभी के सामने आपकी 8 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। इसके बाद में हमारा जो पार्ट है वो पार्ट भी इसी से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आप इसे नोट करें अच्छे से और वीडियो को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले, पुश कर ले, जैसा आपको सही लगे कर लीजिए। साथ वीडियो को लाइक करते रहें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा जो टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर हमारी जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, कॉन्जुगेट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात की। हमने अभी उनके अंदर हमने पढ़ा था कि z1 प्लस z2 का टोटल बार हो तो हम उसे z1 बार प्लस z2 बार लिख सकते हैं।
तो ये अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बहुत आसान थी। लेकिन क्या हम दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे घटा सकते हैं, कैसे उनका गुणा कर सकते हैं, ये हमें आना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, काफ़ी जगह हमें काम आने वाला है। सो इस पार्ट पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यदि हमारे पास Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 हो तथा Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 दूसरी सम्मिश्र संख्या हो, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब हमें इन्हें सबसे पहले क्या करना है, Z1 प्लस Z2 हम करने वाले हैं। दोनों को कैसे जोड़ेंगे वो आपको समझा दूं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का जो वास्तविक भाग है उन्हें जोड़ देंगे, x1 प्लस x2। बाद में जो हमारा जो काल्पनिक भाग है उन्हें जोड़ देंगे, y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये इनका होगा, इस टाइप से इनका हम ऐड कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी है इसके अंदर Z1 माइनस Z2 हम कैसे कर सकते हैं, तो Z1 माइनस Z2 कैसे करेंगे, वही सेम ट्रिक है कि वास्तविक भाग को पहले घटा देंगे प्लस फिर काल्पनिक भाग को हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इनका माइनस कर सकते हैं। और फिर जो हमारा जो गुणा वाला जो पार्ट है कि हम इनको गुणा कैसे कर सकते हैं, तो तीसरा हमारा है Z1 इंटू Z2 कि हम इनका गुणा कैसे कर सकते हैं। तो गुणा हम करेंगे, इनका गुणा होगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। सबसे पहले आपको वास्तविक भाग को वास्तविक से, काल्पनिक भाग को काल्पनिक से करके माइनस करना है। फिर हमारा होगा प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। जी हाँ, ये थोड़ा इनसे हटके है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये दोनों तो बहुत आसान है, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा बस। तो जल्दी से इन तीनों को आप नोट करें कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उन्हें जोड़ सकते हैं, कैसे उन्हें घटा सकते हैं और कैसे उनका गुणा कर सकते हैं। ये काफ़ी जगह काम आ सकता है आपके, तो इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इन पर बेस एक हमारा एक क्वेश्चन पहले हम इन पर कर लेते हैं, उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने करवा देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपसे उस टाइप के क्वेश्चन का बात भी की थी, मैंने आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। तो हम उस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर करके देखते हैं। तो चलिए आप भी उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि z बार बराबर 1/1 प्लस आयोटा है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो हमने अभी पहले पढ़ा है वो पढ़ा हुआ पूरा पार्ट आपको याद होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पीछे वाले पार्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को दोबारा रीप्ले करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, वरना इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाएं। साथ में आपके पास जो कोई भी बुक है उसमें से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे। अगर वो नहीं मिले, मतलब आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए आज शाम तक हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो डाल देंगे। उसमें भी हमने ऐसे ही किया कि 3-4 बुक्स से हमने जो उनके जो क्वेश्चन है उनको ऐड करके एक PDF फाइल बना दी है, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है z बार बराबर 1/1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, लेकिन क्या ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मेट में है। ओरिजिनल फॉर्मेट हमारा यही होता है z बराबर x प्लस आयोटा y। चाहे वो सम्मिश्र संख्या हो चाहे वो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इसी फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसे इस फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, जल्दी बताइए। हाँ याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है तो आंसर मुझे बताइए। आप मेरे साथ एक रिलेशन बना के चलें कि हाँ मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और आप जो बोल रहे हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर मुझे जरूर बताएं। तो आयोटा स्क्वायर का मान होगा
-1, बिल्कुल सही है। तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +1। तो नीचे वाला पार्ट हमारा कितना हो गया, +1, तो नीचे हो गया +2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये हमारा हो गया z बार का मान। z बार का मान जो हमें दिया गया है, हमने उसी को केवल सोल्व किया है अभी तक। अगर ये हमें पता है तो हम z आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता ही है कि z बार पर अगर हम बार लगा दे तो क्या होता है, z होता है। सो इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगी, z बार पर बार लगाने से हमें मिलेगा 1/2 + 1/2 आयोटा। इसे हम z बराबर 1/2 + 1/2 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 1 + आयोटा बटा 2 एक साथ भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके सॉल्यूशन को भी नोट करें और इसे पूरा अच्छी तरीके से समझ लें। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसे नोट करें, समझे, आपके पास जो भी बुक है उसमें से प्रैक्टिस करें। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए, आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारा जो आने वाला जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक इस चैप्टर की, ऐसे मान के चलिए कि चैप्टर की जड़ है। जैसे एक पेड़ की जो पावर होती है वो उसकी जड़ होती है, कि वो पूरा पेड़ उस जड़ की वजह से टिका हुआ होता है। तो ऐसे ही आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं जो टॉपिक आपको करवाऊंगा वो टॉपिक इस चैप्टर की जड़ है। इस जड़ के बिना ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो अब जो टॉपिक करवाऊंगा इन टॉपिक्स पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है। और अगले हमारे जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो सारे टॉपिक इन्हीं टॉपिक्स पर डिपेंडेंट है। इन टॉपिक के बिना हम उन टॉपिक्स को नहीं कर पाएंगे। सो इन टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। अब हम जो हेडिंग डालने वाले हैं, तो आप भी साथ में हेडिंग डाल दीजिए, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक। जी हाँ, मापांक तथा कोणांक, हेडिंग डाल दीजिए, मापांक तथा कोणांक, कि हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मेजरमेंट मापांक और उसका आर्ग्यूमेंट कोणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब हम जानेंगे। सो फोकस रखिए बिल्कुल सामने बोर्ड पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो मैं उसको आपको सोल्व करने की दोबारा बताने की कोशिश भी करूँगा। तो चलिए फोकस रखिए बिल्कुल सामने। पहले बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। अगर मापांक निकाल लिया तो कोणांक आ जाएगा, और ये दोनों आ गए तो पूरा चैप्टर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम मापांक की बात करते हैं। मापांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजरमेंट। जी हाँ, मेजरमेंट इस इंग्लिश में कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने जो सम्मिश्र संख्या ली है z बराबर x + आयोटा y, हमने सम्मिश्र संख्या क्या मानी है, यहाँ पर सम्मिश्र संख्या हमने मानी थी, हमारी जो सम्मिश्र संख्या है कि z बराबर x + आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है। तो हम इसका जो मापांक है वो कैसे निकालेंगे, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उस डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। तो देखिए हमारा डायग्राम क्या है, मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना लिया। जी हाँ, क्या बनाया है, एक प्लेन बनाया है आपके सामने। ये हमारा एक तल है, तल का नाम दे दिया x, x डैश, y डैश, हमने इस प्लेन का नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मूल बिंदु जो है वो हमारा O हो चुका है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस तल पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो है x और y, इसके कोऑर्डिनेट है, इसके निर्देशांक है। पॉइंट P हमने लिया है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहें कि ये बिंदु P हमने x y कहाँ से लिया, तो आपको बता दूं कि हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था सम्मिश्र संख्याओं का क्रमिक युग्म। तो सम्मिश्र संख्या z का क्रमिक युग्म क्या होता है, x y होता है, तो ये वही है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है वो मूल बिंदु से जो दूरी है इसकी, वो दूरी है हमारी स्मॉल r, और ये मूल बिंदु से कोण बनाता है थीटा कोण। ध्यान रखिएगा कि जो बिंदु P हमने लिया है वो मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और इससे थीटा कोण बनाता है। अब इस बिंदु P की हम बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप से कोई पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से अगर आपके पास कोई पॉइंट है, तो सबसे पहले इस पॉइंट की अगर हम इस वाली दूरी की बात करें, किसी इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी हमने ये बता दी कि ये हमारी दूरी है y। ठीक है, और ये वाली दूरी है हमारी x, सो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, x।
समझ में आ गया होगा? वापस बताता हूँ, देखिए आराम से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टॉपिक का नाम है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया, वरना कुछ भी नहीं आया, खेल खत्म आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मापांक, मापांक को कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, z बराबर x प्लस आयोटा y हमारी सम्मिश्र संख्या है, हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक ज्ञात करने के लिए हमने एक तल बना लिया, एक प्लेन ले लिया, xy प्लेन ले लिया। इस प्लेन में एक पॉइंट ले लिया p के निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x और y। ओके, नो डाउट यहाँ तक। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और ये मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट P की x अक्ष से दूरी कितनी है? x अक्ष से इसकी दूरी है y। जी हाँ, x अक्ष से दूरी होती है y और y अक्ष से दूरी होती है x। ये बात हम हमारे जो कोऑर्डिनेट जो चैप्टर होगा उसमें भी जानेंगे, लेकिन ये बात आपको पहले पता होना जरूरी है, यहाँ पर याद रखनी है कि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है y और y अक्ष से दूरी होती है x। ठीक है, तो यहां तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। बस अगर ये समझ में आ गया तो खेल बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां से हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो देखिए पहली स्टेप में हम वहां से हमने क्या ले लिया, त्रिभुज POQ में मैंने इसे नाम दे दिया, इस पॉइंट को Q नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने Q नाम दे दिया। तो त्रिभुज POQ में दोस्तों, त्रिभुज POQ में हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मुझे बताइए। आपने 10वीं कक्षा पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। तो 10वीं कक्षा में आपके टीचर ने आपको याद करवाया होगा, शॉर्ट ट्रिक बताई होगी, लाल बटा कक्का। जी हाँ, मुझे तो याद है कि मुझे पढ़ाया गया था। आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से हमारा होता है लंब बटा कर्ण। जी हाँ, साइन थीटा से लाल बटा कक्का से हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब का मान क्या है? लंब क्या होता है? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लंब का मान हमारा हो गया y और कोण, कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है? हमारी r। तो ये हो गया y अपॉन r। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करने के बाद क्या आता है? तो ये आता है यहाँ पर y बराबर r साइन थीटा, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1। जी हाँ, y बराबर r साइन थीटा सोल्व करने से हमें मिलता है, हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया? कोस थीटा अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार, इस त्रिभुज में आधार का मान क्या है? देखिए ये हमारा लंब, ये कर्ण, तो बची हुई भुजा आधार होगी। तो आधार का मान हो गया यहाँ पर x और कर्ण का मान हो गया r। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर कि x बराबर r कोस थीटा, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सब कुछ समझ लीजिए। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो पूरे दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मापांक और कोणांक बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने पॉइंट ये त्रिभुज बना लिया इस प्लेन के अंदर। यहाँ तक तो आ गया आपको समझ में। इसके बाद में हमने क्या किया कि त्रिभुज POQ में, हमारा जो त्रिभुज POQ बन रहा है, इसी त्रिभुज हमने ले लिया और इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण और y बट अपॉन r हमारे इसकी वैल्यू आ गई। इसे सोल्व करने पर y का मान आ गया r साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 हमने इसे नाम दे दिया। फिर कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण और यहाँ से आता है x बराबर कोस थीटा, इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर करके आप यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जोड़कर क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पर हमें जोड़ने पर क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r इंटू साइन थीटा प्लस r इंटू कोस थीटा। देख लीजिए कि आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है दोस्तों, हमने इनका दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इनको जोड़ दिया। इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इस वाले पार्ट में हमारा कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे आप इतना बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है। पता होगा आपको शायद, बहुत आसान है क्योंकि ये तो 10वीं कक्षा के 9वीं कक्षा के छात्र को भी पता होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और ये मान रखने पर ये मान गायब हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर का मान आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही होता है हमारा मापांक। जी हाँ, क्या होता है, मापांक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ कि r बराबर हमारा आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक होगा। अगर हमारे पास z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका मापांक क्या होगा, r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने कैसे निकाला, A to Z स्टेप मैंने लिखी है। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे, पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट से त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद में साइन थीटा कोस थीटा ज्ञात करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, r का मान। और r क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ये वो होता है क्या, मापांक होता है, मेजरमेंट होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यहीं पर पुश करके नोट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे कर लीजिए। फिर हम इसी में आगे बात करेंगे हमारे कोणांक की, कि हम इसी डायग्राम से कोणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिएगा थोड़ा। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। अब इसी वाले पार्ट से हम क्या निकालेंगे, हमारी कोणांक की वैल्यू हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। सो यहाँ तक देखिए, हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 आए हुए हैं, यहीं से हम आगे निकालने वाले हैं कोणांक का मान। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण नंबर, यहाँ पर आपको करना है समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का आपको भाग देना है। क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन कोणांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो हमें देने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो जाएगा r साइन थीटा बटा r कोस थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है हमारा। तो हमने इसमें भाग दे दिया, हमारा r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर निकल कर आएगा tan थीटा बराबर y अपॉन x। तो हमें चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स y अपॉन x दोस्तों। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर कोणांक का मान आ गया। क्या आ गया कि tan थीटा इनवर्स y अपॉन x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा थीटा बराबर होगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा कोणांक। कैसे आया, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने से हमें कोणांक का मान प्राप्त हो चुका है। तो देखिए, ये टॉपिक मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बाद में हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, चर घातांकीय रूप, उनका लघुगणकीय रूप, सभी पार्ट में r और थीटा के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इस पार्ट को समझिए, कोशिश कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा समझिए, तिबारा देखिए, साथ नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ले पूरे का। मैं जब भी साइड होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को वहीं पर पुश करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को बैक रीप्ले करके आप नोट कर सकते हैं, डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे, सही लगे, नोट कर लीजिए। तो हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक। तो मैं अब आपको इसको बढ़िया से, मतलब जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल बताना चाहूं कि अगर हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उससे हमें लास्ट में क्या मिलती है, एक छोटी सी सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। तो वो शिक्षा हमारे पास ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कि हम मापांक और कोणांक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये याद
याद रख सकते हैं तो याद रखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उनका याद है, उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। लेकिन अगर ये नहीं होता, आपको कंफ्यूजन होता है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लास्ट फाइनल हमें मिला है, इसकी जो लास्ट जो हमें जो इसका सूत्र मिला है आर का और थीटा का, उससे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर स्पेशल लिखा देता हूँ इसी के अंदर कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं और आपको किस किस नाम से ये क्वेश्चन पूछ सकता है या किस टाइप से हमारा क्वेश्चन होगा, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। और हमारा एक टॉपिक और है कोणांक से रिलेटेड, वो भी अभी आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ स्पेशल कि आप किस तरीके से इन्हें याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मापांक की, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं मापांक। हमारा मापांक, मापांक को किस नाम से दर्शाते हैं? दूसरा आपसे आर पूछ सकता है कि आर का मान क्या होगा, आपसे वो मोड ऑफ जेड का मान पूछ सकता है कि ये भी, इसको भी मापांक ही कहते हैं। आपसे वो पूछ सकता है मेजरमेंट ऑफ जेड कि जेड का मेजरमेंट क्या होगा, उसका मापांक क्या होगा। तो ये हमारा कितना होगा दोस्तों, √x² प्लस y² होगा। तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि पूरा एक्सप्लेनेशन याद हो तो बेहतर है, नहीं भी होता है तो आपको ये जरूर याद रखना है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर कोणांक। जी हाँ, दूसरा क्या आता है? कोणांक। कोणांक और क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछे तब भी यही होगा। आपसे अगर वो थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा? tan इनवर्स y/x हमारा इसका कोणांक होगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, जैसा कर सके वैसा कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। तो जल्दी कीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसे अब मिटा देते हैं और फिर शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा जो अगला जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ वो टॉपिक क्या है? अभी हमने लास्ट में क्या ज्ञात किया था? कोणांक। कोणांक से रिलेटेड ये टॉपिक है। आपको वो पूछे कि किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक ज्ञात कीजिए चतुर्थांश में, विशेष चतुर्थांश आपसे पूछे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या इसका कोणांक होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में क्या होगा, थर्ड में और फोर्थ में क्या होगा। तो मैं वही आपको बताने वाला हूं कि चतुर्थांश में आप डाल दीजिए यहाँ पर चतुर्थांश में कोणांक। जी हाँ, छोटी सी हेडिंग है, चतुर्थांश में कोणांक हेडिंग डाल दीजिए। और कैसे हम इसे करने वाले हैं तो उस पर भी फोकस कीजिएगा जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारे चतुर्थांश बना दिए। ये हो गए हमारे 4 चतुर्थांश। ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे 4 चतुर्थांश। तो हमें क्या करना है, इनमें कोणांक ज्ञात करना कि प्रथम चतुर्थांश में कोणांक क्या होगा, दूसरे में कोणांक, तीसरे में कोणांक और चौथे में कोणांक। आर्ग्यूमेंट का मान क्या होने वाला है? तो बिल्कुल आसान है। पहले चतुर्थांश में हमारे कोणांक का मान, थीटा का मान क्या होने वाला है? ये होगा हमारा थीटा tan इनवर्स y/x। जी हाँ, tan इनवर्स y/x हमारा थीटा का मान होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें दूसरे चतुर्थांश की तो यहां पर हमारा थीटा का मान होगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x। जी हाँ, देखिए पहले में थीटा बराबर tan इनवर्स y/x सीधा आ रहा है, दूसरे में आपको पाई माइनस करना है। अब तीसरा और चौथा बहुत ही आसान है, अगर ये दोनों आपको याद हैं तो क्या करना है, चौथे में सीधा पहले का जो है, देखिए ऊपर है, नीचे वाले में उसका चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। कैसे होगा? थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स y/x। जी हाँ, tan इनवर्स y/x। और इसमें क्या करेंगे, थीटा बराबर जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई माइनस प्लस tan इनवर्स y/x। तो ये हमारे चतुर्थांशों में होंगे हमारे कोणांक के मान। तो इस टॉपिक को नोट कीजिए, चतुर्थांश में कोणांक हमारी हेडिंग है इस टॉपिक की, छोटा सा है, उससे कनेक्टेड है, इसलिए मैंने साथ में करवाया है कि प्रथम चतुर्थांश में कोणांक क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में और चौथे में क्या होगा। अगर आपसे वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस चतुर्थांश में कोणांक का मान क्या होगा, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे अगले टॉपिक की दोस्तों। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर।
तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और हेडिंग डाल लीजिए आप जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की। बहुत आसान है। अब हमारे शुरू आगे के जो 3 टॉपिक हैं बहुत आसान है, लेकिन बता दूं इन्हें हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। क्योंकि अब जो आने वाले जो टॉपिक है वो तीनों एक टाइप के ही हैं लगभग। पहला हम करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, दूसरा होगा सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप, और तीसरा होगा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। तीनों रूप बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बड़े खतरनाक बनकर आते हैं। तो चलिए पहली हेडिंग डाल दीजिए यहां पर। पहली हेडिंग होगी सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। मैं सीधी हेडिंग डाल देता हूं, आप पूरी हेडिंग लिख दीजिए। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या होगा? सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए कैसे हम सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप ज्ञात कर सकते हैं, शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। फोकस रखिए सामने बोर्ड पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताते रहे बीच बीच में, हमारा हौसला बढ़ाते रहे। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी है, लेकिन यहां से अगर आपने इस पूरी क्लास को अच्छे से देखा, अच्छे से नोट्स बनाए, एंजॉय किया बढ़िया तरीके से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे। जितने भी आएंगे पूरे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो चलिए सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, अगर आपको याद हो तो हमने अभी पीछे जब मापांक और कोणांक ज्ञात किया था तो हमने 2 समीकरण हमारे निकाले थे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो वो समीकरण क्या थे? वो समीकरण मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा। पहला समीकरण था हमारा y बराबर r sin थीटा, y बराबर r sin थीटा। दूसरा था हमारा x बराबर r cos थीटा, हमारा ये दूसरा समीकरण था। ठीक है, ये समीकरण मैंने सीधे लिखे हैं वहीं से, क्योंकि मैं वो डायग्राम वापस बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए सीधा आपको ध्यान रखना है कि y बराबर r sin थीटा, x बराबर r cos थीटा हमने पीछे निकाला था पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, हमारा z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y, हमारा z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में हमें ज्ञात करना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे? x की जगह x का मान रख देंगे और y की जगह y का मान रख देंगे। बहुत आसान है। तो चलिए निकालिए यहां पर z बराबर x की जगह क्या रखेंगे? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है दोस्तों, हमने रख दिया। हम यहां से क्या करेंगे? r को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहां से cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये हमारा क्या होगा? z बराबर ये हमारा ध्रुवीय रूप हमारे सामने आ जाएगा। तो सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या होता है? कितना आसान है, आप भी देख लीजिए। y बराबर r sin थीटा होता है, हमने पीछे मापांक और कोणांक में निकाला था, वहां से सीधा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। x बराबर r cos थीटा होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी हो गई। z बराबर x प्लस वाई आयोटा y हमारा होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही हमारा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊं क्वेश्चन वो आपसे कैसे पूछेगा। मान लीजिए उसने यहां पर दे दिया कि z बराबर 1 माइनस आयोटा है, तो आप इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए ये रूप आपको निकालना है। ये निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर आप इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें ये वैल्यू रखेंगे तब आपका ध्रुवीय रूप निकल कर आएगा। और ये रूप, ये दोनों चीजें कब निकलेंगी? जब आपने वीडियो पूरा देखा होगा, पीछे से शुरुआत से पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा और ये दोनों आपको याद होंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। आपको बता दूं कि मैंने आपको जो पीछे हमारे जो 5 क्लासें हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमारे पूरा सेशन है, लेकिन इससे पहले मैंने पूरे चैनल पर आपको 5 क्लासें दे चुका हूं। मैं रेगुलर रोजाना सुबह 10 बजे हमारी क्लास लगती है लाइव। ठीक है, उस क्लास में हमने 5 क्लास में इन सभी के साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी किए हैं। जी हाँ, क्वेश्चन भी किए हैं, और क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए वहां पर दिए भी हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं मेरे साथ, देखने आंसर भी करने, तो आप पीछे उन 5 क्लासों को देख सकते हैं, वहां से भी आप इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ। हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी चरघातांकीय रूप।
तो अब हमारी जो हेडिंग है वो छोटी छोटी है, तो अब हम हेडिंग डाल दीजिए आप भी कि समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। क्या डालेंगे यहाँ पर? समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो चलिए अब करते हैं समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। हमने क्या किया? मापांक कर लिया, कोणांक कर लिया, ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लिया। तो अब चरघातांकीय रूप क्या, कौन सी बड़ी चीज है, ये भी कर लेंगे आसानी से, और आप इसे याद भी रख लेंगे, क्योंकि जब हम एनडीए की तैयारी कर सकते हैं तो ये छोटी मोटी चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए, चरघातांकीय रूप के लिए हमें क्या क्या पता होना जरूरी है? सबसे पहले आप लिख लीजिए अपना ध्रुवीय रूप। क्या होता है दोस्तों? ध्रुवीय रूप हमारा क्या होता है यहाँ पर बता दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप क्या होता है। z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारे समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप होता है। ठीक है, अब इसके बाद में और हमें क्या चाहिए आपको बता दूं कि अब मैं जो आपके सामने जो एक प्रमेय लिखूंगा, ये प्रमेय हमारे सिलेबस में नहीं है। ये प्रमेय हमारे जो कॉलेज में बीएससी एमएससी की जो मैथमेटिक्स होती है वहां पर ये प्रमेय चलती है, इसका एक्सप्लेनेशन होता है। हमें यहाँ पर ये एक बार यूज होती है, तो आपको इसे केवल याद रखना है दोस्तों। इस प्रमेय का नाम है आयलर प्रमेय। जी हाँ, आयलर प्रमेय हमारी होती है। ये प्रमेय हम यहाँ पर यूज करेंगे, और ये प्रमेय क्या होती है वो याद रखिएगा। ये होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर ई की पावर आयोटा थीटा। वापस समझ लीजिए, आयलर प्रमेय आपको याद रखनी है। क्या होती है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर ई की पावर आयोटा थीटा। तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और ये हमारा हो जाएगा समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। जी हाँ, देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है यहाँ पर, इसके बराबर ये होता है, तो हमने इसकी जगह इसका मान रख दिया। सीधा है, बहुत आसान है। ध्रुवीय रूप आप निकालना जानते हैं, आपको याद रखना ही है। साथ में एक आयलर प्रमेय को बस आपको याद रखना है या रटना है कह सकते हैं। तो हमारा समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप आप सभी के सामने आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि ये सभी आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको आर और थीटा, मापांक और कोणांक अगर आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर भी आप चरघातांकीय रूप आपको निकालना है तो आपको r की वैल्यू पता होना जरूरी है और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है, तभी आप चरघातांकीय रूप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, समिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। इसके बाद में हम करेंगे हमारा तीसरा रूप, समिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी आप नोट किया करो, या फिर उसे समझने के बाद मतलब दोबारा जब वीडियो को देखो तब अपने नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए अब हमारा जो तीसरा है, इसी के अंदर तीसरा है समिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। समिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप, समिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप, लघुगणकीय रूप। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप भी कि समिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है उस चीज को याद भी रखना सीखे। कैसे याद करें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, समिश्र संख्याएं क्या होती हैं वो पढ़ा हमने। उसके बाद में समिश्र संख्याओं में पढ़ा आयोटा की पावर के मान या आयोटा के मान हमने जाने कि आयोटा का मान क्या होता है, उसकी पावर 2 का, उसकी पावर 3 का, उसकी पावर 4 का क्या मान होता है। उसके बाद में समिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा समिश्र संख्याओं की संयुग्मी समिश्र संख्या। फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, समिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा समिश्र संख्याओं का मापांक और उनके कोणांक ज्ञात करना। और फिर हमने उसका पहला रूप समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, और उसके बाद में चरघातांकीय रूप, और अब है हमारा लघुगणकीय रूप। तो टॉपिकों को अंगुलियों पर याद करें कि पहला टॉपिक ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो आपके दिमाग में पूरा चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो चलिए लघुगणकीय रूप हम कैसे ज्ञात करेंगे। लघुगणकीय रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास चरघातांकीय रूप होना जरूरी है। तो चरघातांकीय रूप बताए मुझे क्या होता है। चरघातांकीय रूप हमारा जो होता है वो होता है z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा हमारा चरघातांकीय रूप होता है समिश्र संख्या का। अभी हमने निकाला है, एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने आपको दिया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या लेना है, लॉग लेना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग
लेने पर, तो दोनों तरफ हमने log ले लिया, क्या हो गया log z बराबर log r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। एक बार इसे समझिएगा, मैं पूरा एक बार लिख रहा हूं एक साथ कि दोनों तरफ हमने log ले लिया। अब देखिए यहां पर log r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, हमारी यहां पर लोगेरिथम की एक प्रमेय लग रही है, एक उसके प्रॉपर्टी हमारे यहां पर लग रही है। मैंने पूरा चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुका हूं लोगेरिथम, मैंने वहां पर आपको बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन लोगेरिथम लघुगणक एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में यूज होता है, उसके बिना सभी चैप्टर अधूरे होते हैं। तो देखिए काम आ गया ना लघुगणक। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर आपको याद है कि log m इंटू log n क्या होता है, log m प्लस log n, तो सीधा लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम इसे log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा, हम इसे सीधा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पार्ट होगा इसका log z बराबर log r प्लस log m की पावर n को हम क्या लिखते हैं, n आगे आ जाता है log m हो जाता है, तो इसे हम लिख देंगे आयोटा थीटा log e। अब ध्यान रखिए एक छोटी सी चीज, हमने सभी का बेस नेचुरल log लेके चल रहे हैं, बेस सभी का e है, ठीक है, तो e है तो अगर इसका भी बेस e है तो log e का मान कितना होगा। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लोगेरिथम चैप्टर आपको पढ़ाया है, और आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक भी उस चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल पर जाकर आप सीधा उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहां से हट जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन ना हो कि ये पार्ट कहां पर चला गया। मैंने आपको बता दिया कि log e का मान जब बेस में भी e होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, अगर log 10 है बेस में 10 है तो उसका मान भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहां से हट गया। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, वही है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। जी हाँ, log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप है। आपको z की जगह सम्मिश्र संख्या लिखनी है, r की जगह उसका मापांक और थीटा की जगह कोणांक लिखना है। अगर हम इसे फुल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस आयोटा y बराबर r का मान कितना होता है, क्या होता है जल्दी बताइए मुझे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x, ये हमने इसे लिख दिया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो log m की पावर n वापस यहां पर लग रहा है प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा log हमारा log x प्लस आयोटा y बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। दोस्तों अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट मैंने इसी को आपके सामने खोल कर लिख दिया है, ये हमारा इसी को मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी है कि यही होगा हमारा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। जी हाँ, ये होगा हमारा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। तो जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर ले, पुश करके नोट कर ले, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिएगा। तो जल्दी से इसे नोट करें, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, चरघातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप, हमारे तीनों रूप यहां पर क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप इसको यहां पर नोट कर लें, फिर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है वो आपको यहां पर क्लियर करवा दूंगा, जल्दी आप नोट करें पहले से। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो छोटा सा है और इसी से कनेक्टेड है हमारा ये वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है, इसी के अंदर है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटा सा नोट लगाएंगे, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट लगाना है, उसमें आप क्या लिखेंगे कि लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं, 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं। दोस्तों इस लाइन को आपको ऐसे कैसे नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर, नोट लगाकर या स्टार लगाकर, जैसा आप करना चाहिए वैसे नोट कर लीजिएगा। इस लाइन का अर्थ बहुत गहरा निकलता है और बहुत बार यहां से क्वेश्चन उठ चुका है और आगे भी संभावना रहेगी। इस लाइन का अर्थ क्या होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लघुगणकीय जो रूप होता है, मान लीजिए आपसे कोई पूछे, आपसे क्वेश्चन दे दे कि log आयोटा का मान क्या होगा,
आपसे पूछे लघुगणक के रूप में आपको दे दिया कि log आयोटा का मान क्या होगा, निकाल कर बताइए। तो जब आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हमारे पास आएगा आयोटा इंटू π/2, इसका मान हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, यहां तक ही क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर उसने एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि log आयोटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, log आयोटा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप इसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल तरीका बदल जाएगा आपका। कैसे बदल जाएगा, हमें क्या करना है कि लघुगणक के रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए उसमें 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं। तो चलिए इसका जब अगर हम इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं तो log आयोटा का क्या मान होता है, आयोटा π/2। हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 2n पाई आयोटा। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा इसका मान क्या हो गया, आयोटा पाई प्लस 4n पाई आयोटा बटा 2। ठीक है, log आयोटा का मान है हमारा ये। यहां से ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा पाई हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 4n, 1 प्लस यहां पर 1 बच गया, यहां पर 4n और ये आयोटा हमने ले दिया बटा π/2 हमारा बच गया। ठीक है, क्या होगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस 4n पाई आयोटा, मैं इसे आगे लिख देता हूँ, 1 प्लस 4n पाई आयोटा हमारा इसका क्या होगा, व्यापक हल होगा। अगर आपसे वो पूछे कि log आयोटा का व्यापक हल क्या होगा, तो वो होगा 1 प्लस 4n पाई/2 आयोटा इसका व्यापक हल होगा। जबकि इसका केवल मान पूछे आपसे तो आयोटा इंटू π/2 इसका मान होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसमें हल्के में ना लें। बिल्कुल किसी भी टॉपिक को हल्के में कभी भी ना लें, क्योंकि जो वो जितना हल्का होता है वो उतना डेंजर हमारे लिए साबित होता है दोस्तों। तो आपको भी क्या करना है, अपने आप को हल्के में नहीं लेना है, दूसरों को आपको हल्के में दिखाना है कि हाँ हम तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तैयारी करनी है। लॉकडाउन में अधिकतर लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टाइम को अपना मतलब अंदर ही अंदर क्या करना, उस टाइम को अपना मैनेज करना है अच्छे से, और उस टाइम को अपने लिए यूज करना है सही तरीके से। अगर आपने इस टाइम को यूज किया, आप हमें हमारा रोजाना 1 घंटा दे हमारे चैनल पर आकर, रोजाना 10 बजे हमारी क्लास को देखें, तो गारंटी से आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा और 100% आपकी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जो भी है उसका मैथमेटिक्स तो क्लियर मैं करवा दूंगा, और किसी सब्जेक्ट की अभी कह नहीं सकता। तो चलिए यहां से आप इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत आसान है, मजेदार सा टॉपिक है बिल्कुल ही। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए। अब आप हेडिंग डालेंगे यहां पर आयोटा की पावर आयोटा के मान। क्या हेडिंग डालेंगे यहां पर, तो हेडिंग डाल दीजिए यहां पर आयोटा की पावर आयोटा के मान। जी हाँ, आयोटा की पावर आयोटा के मान आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। इसका मान अब हम निकालने वाले हैं। चलिए करते हैं, तो फिर शुरुआत कैसे इसे निकाल पाते हैं। फोकस रखिए बिल्कुल सामने बोर्ड पर, इधर उधर की बातों को छोड़िए, क्योंकि अब आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं जल्द ही, अगर आप दिल से तैयारी उसके लिए कर रहे हैं तो देखिए आयोटा की पावर आयोटा के मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आयोटा की पावर आयोटा को हमने क्या मान लिया, y बराबर हमने माना कि आयोटा की पावर आयोटा है। ठीक है, वही स्टेप दोनों तरफ क्या ले लिया, log। तो ये हो गया हमारा log y बराबर आयोटा log आयोटा। ठीक है दोस्तों, log आयोटा का मान क्या होता है, देखिए log आयोटा का मान आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज के मान निकालने की बजाय याद रखें। समझ रहे हो, जैसे आपको मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री सभी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी पूछे आपसे वैल्यू, आप दर्द दे बता देंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने वो याद कर रखी है, रट रखी है एक तरीके से। तो वहां पर हमारा टाइम बचता है, हम चाहे तो उसे निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमने उसे याद किया क्योंकि हमारा टाइम बचे। तो आप इन छोटी छोटी वैल्यूज के मान को याद रखें ताकि आपका टाइम बच सके। तो log आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा इंटू π/2 होता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो log y बराबर क्या हो गया, आयोटा इंटू आयोटा π/2 हमारा मान हो गया। ठीक है दोस्तों, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू π/2 हो गया। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, जल्दी बता दीजिए, -1। बिल्कुल सही है आपका। तो log y का मान कितना होगा, -π/2 हो जाएगा हमारा।
अब हम इसे क्या कर सकते हैं, जब मैंने आपको लोगेरिथम पढ़ाया था तो बताया था कि हम इसको जो हमारा घातीय रूप है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और घातीय रूप को लोगेरिथम रूप में। तो कैसे करेंगे, इसका बेस है हमारा e, तो ये यहां से हो जाएगा हमारा y बराबर क्या निकल कर आएगा, y बराबर e की पावर माइनस पाई बाई 2 होगा दोस्तों। तो हमारा y का मान क्या आ गया, e की पावर माइनस पाई बाई 2। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे कि आयोटा की पावर आयोटा का मान कैसा होता है, तो आपको ये एक बात बताऊं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए आयोटा क्या है, हमारा आयोटा है एक काल्पनिक मान, ठीक है, आयोटा एक काल्पनिक मान, आयोटा की पावर आयोटा ये भी एक काल्पनिक मान है, लेकिन इसका मान निकल कर कैसा आता है, हमारे पास इसका मान वास्तविक होता है। e की पावर माइनस पाई बाई 2 एक वास्तविक मान है, एक वास्तविक वैल्यू है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आयोटा की पावर आयोटा का मान कैसा होता है, वास्तविक मान होता है। और आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक मान कितना होता है वो आपसे पूछे या मुख्य मान पूछे तो क्या बताएंगे, e की पावर माइनस पाई बाई 2 होता है। तो जल्दी से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट और करवाता हूं इसी के अंदर। जब हम इसका वास्तविक, इसका व्यापक हल अगर हम इसके ज्ञात करें तो वो हमारे पास क्या आते हैं, जल्दी नोट कीजिए कि आयोटा की पावर आयोटा का मान कैसा होता है, क्या होता है, ये होता है वास्तविक मान, क्या होता है e की पावर माइनस पाई बाई 2। कैसे निकालते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है, कंफ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा की पावर आयोटा का मान कैसा होता है, क्या बताएंगे, वास्तविक मान, या मुख्य मान पूछे तो भी यही बताएंगे कि e की पावर माइनस पाई बाई 2 होता है। अब यहां पर देखिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि आयोटा की पावर आयोटा के व्यापक हल ज्ञात करें। आयोटा की पावर आयोटा के व्यापक हल अगर हम ज्ञात करें तो व्यापक हल ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे उसी फॉर्मेट में लेके आएंगे हम। तो चलिए करते हैं। आयोटा की पावर आयोटा बराबर y हमने माना, ठीक है दोस्तों, y हमने मान लिया, इसे सोल्व किया तो ये होगा log y बराबर आयोटा इंटू log आयोटा। अब log आयोटा का मान कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए, हमारा होगा यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा पाई बाई 2। लेकिन व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने। तो हमने क्या किया, 2n पाई आयोटा इसमें जोड़ दिया। जब ये जोड़ेंगे तो इसे हमें आगे सोल्व करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर पाई प्लस 4n पाई आयोटा बटा 2 होगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया, पाई हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, आयोटा स्क्वायर का मान पाई हो गया प्लस 4n पाई आयोटा हो गया। तो ये हमारा हो गया 4n, ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई। तो अब हमने ऊपर ले लिया, पाई को कॉमन ले लिया दोस्तों। एक बार इसे देखिए, इसका आंसर हाँ बिल्कुल सही है हमारा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस, इसका मान हो जाएगा -1। तो ये होगा माइनस पाई प्लस 4n पाई आयोटा बटा 2। यहाँ ऊपर हम कॉमन ले लेंगे माइनस पाई, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस 4n अपॉन 4n इंटू -1 प्लस 4n पाई बाई 2 आयोटा हमारा हो जाएगा। देखिए मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद बीच में। देखिए आयोटा की पावर आयोटा के व्यापक हल हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसका मान तो पहले ज्ञात कर चुके हैं, इसके व्यापक हल ज्ञात करें तो सेम प्रोसेस है। आयोटा की पावर आयोटा बराबर y होता है, log लिया दोनों तरफ, तो log लेने पर आयोटा इंटू log आयोटा आया। log आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा इंटू पाई बाई 2 होता है। व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम इसमें 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं, हमने जोड़ दिया। जब इसे जोड़ेंगे तो हमने इसे सोल्व किया आगे, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू पाई प्लस 4n पाई आयोटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान माइनस पाई हो गया, -1 तो माइनस पाई हो गया, प्लस 4n पाई आयोटा। आगे हमने क्या कर दिया दोस्तों, आगे हमने माइनस पाई को कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, माइनस पाई को हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस 4n आयोटा इंटू पाई बाई 2 हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पर हो जाता है log y का मान, मैं नीचे लिख देता हूँ, log y बराबर हमारा आता है यहाँ पर -1 प्लस 4n आयोटा इंटू पाई बाई 2 हो जाता है।
एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि log y का मान कितना आता है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वापस कर दिया है, समझा दिया है आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये y का मान आ गया। अब हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? केवल y का। ये log y का है तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसे मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो y का मान हो जाएगा e की पावर -1 + 4n आयोटा इंटू π/2 हमारा y का मान होगा। तो ये होगा हमारे आयोटा की पावर, आयोटा का व्यापक मान या व्यापक हल होंगे इसके आयोटा की पावर आयोटा के e की पावर -1 + 4n आयोटा इंटू π/2 हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से इसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकल कर आते हैं, हमारे सामने निकलते हैं। तो वो क्या क्वेश्चन है वो आपको बता दूं, आप एक बार इसे जल्दी से यहीं पर नोट करेंगे कि आयोटा की पावर, आयोटा के व्यापक हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, पुश कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन जल्दी कर लीजिए। फिर हम इसका पूरा आगे का एक्सप्लेनेशन आपको छोटा सा और बचा है वो और करवा देता हूं। तो चलिए मैं इस अब मिटा रहा हूं, नीचे से देखिए ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आयोटा की पावर, आयोटा के व्यापक हल यहां तक आ गए। ठीक है, और इसको जब हम यहां पर n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहां पर एक श्रेणी बनती है। और वो श्रेणी किस टाइप की होती है, वो हमारी बनती है e की पावर -π/2। हमारे पीछे जो मान आया था, मुख्य मान आया था आयोटा की पावर आयोटा का, e की पावर -π/2, e की पावर -5π/2, e की पावर -9π/2, और ऐसे ही ये इन्फिनिटिव तक चलती रहती है। तो ये किस प्रकार की श्रेणी आपको नजर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बनती है दोस्तों जीपी, जी हाँ जीपी। तो ध्यान रखिएगा, आयोटा की पावर आयोटा के व्यापक हल से हमें किस प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, जल्दी बताइए, जीपी। और ये श्रेणी कौन सी है, e की पावर -π/2, e की पावर -5π/2, e की पावर -9π/2 से इन्फिनिटिव तक ये जाती है। अब यहां से 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं कि आयोटा की पावर आयोटा का मुख्य मान कैसा होता है, का मुख्य मान कैसा होता है, ये होता है हमेशा वास्तविक होता है। दूसरा ये मुख्य मान क्या होता है, e की पावर -π/2, ये इसका मान होता है, मुख्य मान या प्रथम पद होता है। मुख्य मान आप ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य मान e की पावर -π/2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम अनुपात ज्ञात करें कि इस जीपी का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात हमारा जो होता है वो होगा हमारा e की पावर -2π होगा। जी हाँ, जो जीपी यहां पर बनकर आ रही है इसका अनुपात क्या होगा, e की पावर -2π होगा। तो जल्दी से जो हमारा गुणोत्तर अनुपात होता है, सार्वनुपात होता है, वो हमारा e की पावर -2π होता है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी संभावना रहेगी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर हम हमारे बचे हुए 2-3 जो टॉपिक हैं उनको भी पूरा करेंगे अभी जल्दी से। तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मैं ये बात आप मेरे मुंह से बार बार सुन रहे होंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। सीधी बात कहे तो पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मापांक गुणांक वाला हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। उसके बाद में आयोटा की पावर आयोटा का भी महत्वपूर्ण है। उसके जो हमारे पद थे, जैसे लघुगणकीय रूप था, चर घातांकीय रूप था, उसका लघु, उसके हमारे ध्रुवीय रूप था, ये भी महत्वपूर्ण था। और अब जो टॉपिक आ रहा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सच में महत्वपूर्ण आपको भी लगेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए अब, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। जी हाँ, वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैं शॉर्ट हेडिंग डाल रहा हूं, लेकिन आप यहां पर पूरी हेडिंग डालेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। जी हाँ, कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। तो हमारी जो सम्मिश्र संख्या है वो है z बराबर x प्लस आयोटा y। तो हम इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए अब बताता हूं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले z बराबर x प्लस आयोटा y हमारी सम्मिश्र संख्या है, हमें इसका वर्गमूल, इसका अंडर रूट हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसका एक बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है और वो आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप बिल्कुल आसानी से कह देंगे श्रीधराचार्य सूत्र है हमारे पास, हम उसे ज्ञात कर लेंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप भी कह देंगे कि हमारे पास सूत्र है, हम सीधा ज्ञात करेंगे। और वो सूत्र क्या है, प्लस माइनस
सॉरी पेन थोड़ा कम चल रहा है। अब देखिए प्लस माइनस यहां पर होगा r प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2, ये बड़ा कोष्टक है, r प्लस एक्स बटा 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा r माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र। बिल्कुल आसान है, वापस बताता हूं, प्लस माइनस बड़ा कोष्टक r प्लस एक्स बटा 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा r माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2। आयोटा लगाना मत भूलिएगा। अब मैं इसे थोड़ा खुलकर और एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई हमारी सम्मिश्र संख्या है, हमें इसका रूट ज्ञात करना है। तो प्लस माइनस यहां पर बड़ा कोष्टक, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस एक्स क्या है हमारा, यहां पर सम्मिश्र संख्या में जो इसका वास्तविक भाग है वो x है, बटा 2 की पावर 1/2 हमें देनी है, प्लस आयोटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2 और इसका पूरा कोष्टक बंद हो जाएगा। ये हमारा एक आसान सा सूत्र है सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का, रूट उनका ज्ञात करने का। तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इससे आप किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमारी जो पीछे की जो क्लास हुई है 5 क्लासें, उन क्लासों में जब ये टॉपिक मैंने करवाया था तो इनके साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिए थे। वो क्वेश्चन आपको हमारी जो प्रैक्टिस सेट है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर उसमें क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन इनको आप लिख लीजिए या फिर आप उस वीडियो को देखकर वहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों, और यहीं से आपको मैं बता दूं, देखिए एक छोटा सा आप याद रखिएगा, यहां पर अगर आपसे पूछे कि अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा, पहली बात तो पहले आप अंडर रूट आयोटा का मान निकालेंगे, फिर अंडर रूट माइनस आयोटा का मान निकालेंगे। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 इसका मान आने वाला है। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लोग आयोटा है आपको याद रखना है, हमेशा इस टाइप की वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि अंडर रूट आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट माइनस आयोटा का मान क्या होता है, इनका योग क्या होता है, इनका नेगेटिव क्या होता है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए तो करते हैं शुरुआत। इसे मैं मिटा देता हूं एक बार। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हमें वीडियो में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, ताकि मुझे उससे हौसला बढ़े और मैं और भी आपके लिए बेहतर काम कर सकूं दोस्तों। तो अब जो हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया है, मजेदार है और आसान है। तो हेडिंग डाल दीजिए, टॉपिक का नाम है हमारा द माइबर प्रमेय। जी हाँ, द माइबर प्रमेय हमारा टॉपिक का नाम है, बिल्कुल छोटा सा है। अब आप इसे आसानी से समझ भी जाएंगे। तो द माइबर प्रमेय क्या है, बिल्कुल आसान है, लिख लीजिए। द माइबर प्रमेय हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, अगर आपको कभी n दे दी जाए यहां पर सीधा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अगर आपको दे दी जाए, यहां पर ध्यान रखिएगा कि n क्या होगा, n हमेशा पूर्णांक होगा। जी हाँ, n हमेशा पूर्णांक होना जरूरी है, तभी आप द माइबर प्रमेय यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। तो इसका मान हमारा हो जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जी हाँ, देखिए बहुत ही आसान सा ये सूत्र है, ये प्रमेय है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, n हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। अगर n पूर्णांक हो तो यहाँ पर कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके पास लिखूं तो आपके पास कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 3 आपको दे दी जाए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कोस π/3 इंटू 3 कोस n थीटा। तो पहले मैं 3 लिख देता हूँ, 3 इंटू π/3 प्लस आयोटा साइन 3 इंटू π/3। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और मुझे इसे सोल्व करके इसका आंसर भी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर का मान क्या होगा दोस्तों। इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसके साथ आपके पास में कुछ स्टार लगा के इसी में कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाने जा रहा हूं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे मैं लिखूं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे
कोस अंडर रूट 2 थीटा प्लस आयोटा साइन अंडर रूट 2 थीटा, क्या हम इसे लिख सकते हैं? मुझे आपको ये बताना है, क्या हम इसे लिख पाएंगे? पहली बात इसका आंसर होगा नहीं, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते? बहुत आसान है, मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है कि n हमेशा पूर्णांक होना जरूरी है, इंटीजर होना जरूरी है। तो अंडर रूट 2 का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, बस ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आपको साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n बराबर आपको दे दे, तो क्या आप इसे साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस n थीटा आप इसे लिख सकते हैं? क्या आप इसे ये लिख सकते हैं? आपको ये बताना है, पहले कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ हम इसे लिख सकते हैं, हाँ हम इसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा कि आपका सही हो रहा है, आपका गलत हो रहा है। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमारा भी हौसला डाउन होता जाएगा। तो कमेंट करते रहे, इसे आप नोट करेंगे। तो इसका मान क्या, ये मान हम लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि नहीं, हम इसका ये मान नहीं लिख सकते। देखिए ऊपर लिखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। अगर इस प्रकार का हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और हम उसमें दैमाइबर प्रमेय लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? उसके लिए हमें इसको इस रूप में बदलना होगा। और साइन को कोस में और कोस को साइन में हम कब बदलते हैं और कैसे बदलते हैं? तो देख लीजिए, साइन थीटा को हम कोस थीटा में कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर आपके सामने लिख देता हूं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टॉपिक का नाम था दैमाइबर प्रमेय। हम इसे ऊपर इस फॉर्मेट में अगर बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे? ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की पावर n हो जाएगा। टोटल की पावर हमारी n हो जाएगी। अब हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर कोस n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हम इसमें दैमाइबर प्रमेय लगा सकते हैं। जी हाँ, हम इसमें दैमाइबर प्रमेय हमारी लगा सकते हैं। तो जल्दी से आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिए। पूरी प्रमेय मैंने आपको बता दी है कि प्रमेय क्या होती है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। इन केसेज पर हम नहीं लगा सकते, अगर इस पर लगाना चाहते हैं तो हम इसमें इस रूप में बदलना होगा और तभी हम लगा सकते हैं। तो पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम हमारा एक लास्ट जो टॉपिक बचा है, बड़ा मजेदार टॉपिक बचा है, लास्ट वाला टॉपिक इकाई के घनमूल, उस टॉपिक को पूरा करते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की और इससे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जी हाँ, आपको ये समझ में आ गया होगा दैमाइबर प्रमेय क्या होती है और हम इसका कैसे और कहां पर यूज करते हैं, इसके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। सो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, आप सभी हेडिंग डालेंगे दोस्तों, इकाई के घनमूल। जी हाँ, हेडिंग क्या है? इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल हेडिंग डाल दीजिए। और आप लोगों को बता दूं कि ये वाला टॉपिक बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत बार नहीं, ऐसा कहेंगे कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। जी हाँ, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। एक भी साल ऐसी नहीं गई जब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ऐसा कर लेंगे कि कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई के घनमूल, हमें इकाई के घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इकाई क्या होती है? सबसे पहली बात, इकाई होती है हमारी एक, हमें एक के घनमूल ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो देखिए, एक के घनमूल की बात करें तो 1 की पावर 1/3, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इकाई का घनमूल। हमने माना कि ये x बराबर है, इकाई का घनमूल है x दोस्तों, ठीक है। 1 की पावर 1/3 घनमूल हो गया, 1/2 वर्गमूल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक इकाई के घनमूल जो 1 की पावर 1/3 बराबर x हो गया। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³ बराबर 1,
ठीक है, इसे सोल्व करने पर ये आएगा। हमने एक को इधर भेज दिया तो आगे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। मतलब हमें इसे क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हम इसे बोल सकते हैं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है मुझे जल्दी से बता दीजिए। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, जी हाँ, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसका मतलब यही होगा कि आपको मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ फॉर्मूले याद है। अगर ये नहीं है तो आपको बहुत कम फॉर्मूले याद हैं। अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आपका मैथमेटिक्स फॉर इंडिया एयर फोर्स नेवी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है बेसिक मैथ फॉर्मूलाज का, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहां से फॉर्मूलों के नोट्स बना लीजिएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं यहां पर ये सूत्र लिख देता हूं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा सूत्र होता है ए माइनस बी दोस्तों इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमारा ये सूत्र होता है। तो अब ये सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये पहली स्टेप, सेकंड और ये थर्ड। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारा और ए बी हो जाएगा यहाँ पर x दोस्तों, सो बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे इसके दो पद, दो टर्म हमारे सामने आ चुके हैं, x माइनस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमारा मान आ जाता है 1। सो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इस वाले को सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में x का मान अगर आपसे पूछे तो क्या पूछ रहा है वो आपसे उसके मूल पूछना चाह रहा है। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके मूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इसके मूल क्या निकल कर आएंगे, देखिए माइनस बी, तो माइनस बी का मान हमारा हो गया यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब जब हम इसे पूरे को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा। जी हाँ, अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 हमारे पास ये निकल कर आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 2। तो 1 माइनस 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। और -3 को आप क्या लिख सकते हैं, -3 को हम लिख देंगे -3 इंटू 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट -1। और अंडर रूट -1 का मान कितना होता है, आयोटा होता है। तो मैंने इसे सीधा यहाँ पर लिख दिया। इसका मान हमारे पास कितना होगा दोस्तों, ये होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। इसके मूल होंगे दोनों मूल। तो हमारे पास दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। हमने एक मूल का नाम दे दिया ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बट्टा 2। अगला हमने दे दिया ओमेगा स्क्वायर। द्विघात समीकरण में हमने इसको अल्फा और बीटा नाम दिया था, यहाँ पर हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे रहे हैं। तो ये होगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बटा 2 और एक है हमारा 1। तो ये तीनों है हमारे यहाँ पर, तीनों क्या होंगे, इकाई के घनमूल होंगे। तो इकाई के घनमूल क्या होंगे और कैसे निकाल सकते हैं, इकाई के घनमूल हम इस पूरी स्टेप, इस पूरे एक्सप्लेनेशन से निकालेंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान क्या होता है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 होता है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, पूरे एक्सप्लेनेशन को प्लस जो हमारा लास्ट रिजल्ट आता है इसको याद रखिएगा जरूर, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। इस वाली जो हमारा रिजल्ट आया है लास्ट 1 ओमेगा स्क्वायर, इसको जरूर याद रखिएगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके की आगे की कुछ स्टेप आपको बता देता हूं।
तो चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले ले या फिर वीडियो को डाउनलोड कर ले, सबसे बेहतर होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको इसकी कुछ और स्टेप बता देता हूँ। देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इकाई के घनमूल आते हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पर हमारे जो इकाई के घनमूल आए हैं, इन घनमूलों का अगर हम गुणा करें, गुणा कैसे करें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों का गुणनफल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो इनका होगा ओमेगा क्यूब, और इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ध्यान रखिएगा कि इकाई के घनमूलों का गुणा 1 होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनका योग अगर हम कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये होता है हमारा हमेशा 0। इकाई के घनमूलों का योग हमेशा 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंटों से हमारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। जी हाँ, अगर ये दोनों पॉइंट आपको याद है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, इनसे हमारे सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको हर एक बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर ले। साथ में यहाँ पर आपको एक नोट लगाना है, और नोट में क्या लिखेंगे, अब नोट में क्या लिखेंगे, मैंने आपको पीछे भी एक नोट लिखवाया था, शुरुआत में आयोटा वाले में लिखवाया था, उसी तरह का नोट है। तो क्या लिखेंगे कि ओमेगा की, यहां पर आपको लिखना है ओमेगा की लगातार 3 पूर्णांकीय घातों का, ओमेगा की लगातार 3 पूर्णांकीय घातों का योग कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। जी हाँ, 0 होता है। तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 बराबर 0 होता है। ओमेगा की लगातार 3 पूर्णांकीय घातों का योग हमेशा 0 होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, जल्दी से आप इसे नोट करें। साथ में एक स्टेप और लिखा देता हूं, एक स्टार और लगा दीजिएगा कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 2n। अगर आपको इस टाइप का कोई दे दे कि इस टाइप से अगर आपके पास आ जाए, तो इसका हमारे पास क्या मान होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अगर इस टाइप से आपको कोई दे दे तो इसका मान हमारा क्या हो सकता है, इसका मान 3 और 0 हो सकता है। 3 कब होगा, 3 हमारा होगा जब यहाँ पर n 3p हो, मतलब 3 का गुणांक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब n 3 का गुणांक होता है तो इसका मान 3 होगा। जब n 3 का गुणांक नहीं होता है, 3 का गुणांक नहीं होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा सीधा। बस इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारा ये टॉपिक इकाई के घनमूल कंप्लीट हो चुका है। बस 2 बिल्कुल छोटे छोटे चिन्ह हमारे 2 और फॉर्मूले हैं, वो और आपको मैं लिखवा देता हूं। तो जल्दी से आप इसे नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर, फिर मैं आपको जो हमारे 2 छोटे छोटे जो विशेष स्थितियां हैं या फिर फॉर्मूले हैं वो नोट करवा देता हूं। तो चलिए अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। क्लास काफी कैसी आपकी पूरी क्लास रही, आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो हेडिंग यहां पर आप डालेंगे विशेष स्थितियां। जी हाँ, विशेष स्थिति आप यहां पर हेडिंग डाल दीजिए। और विशेष स्थिति में क्या आपको मैं करवाने वाला हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको कभी x प्लस 1/x इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको दिखे, तो आप इसका मान सीधा लिख सकते हैं। क्या आप इसका मान लिखेंगे, इसका मान आप लिख सकते हैं 2 cos थीटा। इसका मान आप 2 cos थीटा लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, कैसे आया, हमें बताओ जरा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे लेकर चलता हूं आपको। सबसे पहले आपको x बराबर क्या लेना है, x बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको लेना है यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो 1/x जब आप निकालेंगे तो 1/x हमारा यहां से हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। 1/x हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जब आप इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो रखते हैं हम यहां पर, सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस 1/, सीधा आप इसकी वैल्यू बटा में रख सकते हैं। जब आप सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी, मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया। सो 1 प्लस 1/, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैं सीधा इसकी यही वैल्यू लिखता हूं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा साइन थीटा से आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा,
2 cos थीटा। तो दोस्तों मैंने सीधा आपको बता दिया कि x प्लस 1/x फॉर्मेट का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसका मान सीधा 2 cos थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आज का जो लास्ट एक छोटा सा फॉर्मूला और बचा है उसको और आपको करवा देता हूं। इस फॉर्मूले को और आप नोट कर ले बस, ये हमारा आज का लास्ट होगा, इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये है हमारा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। और इस प्रकार से ये इन्फिनिटिव तक अगर ये सीरीज हमारी जाती है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो जिसमें केवल आपको थीटा का मान चेंज करके दिया जाता हो, ठीक है, और ये मल्टीपल में है, हमारे गुणा में है, तो ये इन्फिनिटिव तक अगर जाता है तो आप इसका क्या वैल्यू लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इन्फिनिटिव तक, ठीक है दोस्तों, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इन्फिनिटिव तक। आप ऐसे इनके कोणों का योग करके और इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के इस चैप्टर के नीचे लिख सकते हैं खुशी खुशी। यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, द एंड। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम कहें तो इसका चैप्टर का कभी कोई द एंड नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि अब हमने अधिकतर पूरे पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल अच्छे से मजे से एंजॉय करते हुए पढ़ा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी मैं और क्या मदद कर सकता हूं वो भी बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको मैटर मिलता रहेगा दोस्तों। और साथ ही आप मतलब मुझे कमेंट करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासें रोजाना सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव चैट कराना ना भूले, क्योंकि रोजाना सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासें चलती हैं स्पेशल फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। सो उस क्लास को ज्वाइन करें और अपने सपनों पर फोकस करें। आपका जो भी ड्रीम है, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उस पर फोकस करें और अपने सपने के लिए बस दिन रात एक कर दे, उसके लिए मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका सपना पूरा जरूर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलेंगे, कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना, नोट कर लीजिए।